आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, इसलिए अब हम जो क्विक रिवीजन वाला पोर्शन है उसको स्किप करते हैं। आपका वैसे भी टेस्ट हो जाएगा पूरे सेक्शन का, तो उसमें ह्यूमन बॉडी सिस्टम के सवाल जो है ना वो हम पूछ लेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू टुडेज लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोलर सिस्टम। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा भी होगा साइंस में मैट्रिक लेवल पे या एफएससी लेवल पे। सोलर सिस्टम इज बेसिकली ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ सन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनको हम प्लेनेट्स कहते हैं। और वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो सन के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टार, ठीक है, सन सन जो है वो सेंट्रल स्टार है। ठीक है, और उसके बाद फिर डिफरेंट प्लेनेट्स हैं, मून्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, और कॉमेट्स हैं, मीटियोर्स हैं। ये छोटे छोटे डिफरेंट बॉडीज हैं। इनकी आप अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा इतनी इंपॉर्टेंस इनकी नहीं है। इंपॉर्टेंस जो है वो सन की है, अर्थ की है, और उसके बाद जितने डिफरेंट प्लेनेट्स हैं वो उनकी मैं बेसिक आपको आइडिया जो है वो दे दूंगा, आपको बता दूंगा, डिस्कस कर लेंगे हम। उसके बाद फिर आप लोगों के अगर कोई सवाल होंगे तो आप बेशक कल जैसे स्टार्ट होगा लेक्चर दूसरा तो आप पूछ लीजिएगा। वरना ये बेसिक हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं इनको दे दूंगा, आपको बता दूंगा। उसके बाद एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से आते हैं वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम। फिर जो है ये टॉपिक आप क्लियर करेंगे। और ये याद रखना है कि सोलर सिस्टम के बारे में हर पेपर में 1, 2 या 3 सवाल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि 20% अगर आपकी एवरीडे साइंस है तो उसमें अगर 3 सवाल आ जाते हैं, ये आप समझ लें कि कितना परसेंट हो गया आपका। ठीक है बेटा, तकरीबन आपका ये समझ लें कि 20%, 25% आपका ये सवाल इसमें से आ जाते हैं, 20% के करीब, 15 से 20%। सोलर सिस्टम बेसिकली सारा का सारा सन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जाहिर है सन ही इट इज द ओनली सेल्फ लुमिनस बॉडी। मतलब ये ऐसा एक स्टार है जिसकी अपनी लाइट है। बकिया जितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के उनमें अपनी लाइट नहीं है। वो फिर जो सन से लाइट आती है वो रिसीव करके उसको फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस करते हैं। अदरवाइज दे डोंट हैव, दे आर नॉट सेल्फ लुमिनस, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, और जो हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनको, उनकी जो नेमिंग की गई है वो आगे हम चल के पढ़ते हैं कौन से हैं। उनकी जो नेमिंग की गई है वो ग्रीक एंड रोमन गॉड्स थे और गॉडेसेस थी उनकी। ठीक है, अर्थ के अलावा जितने भी नेपच्यून और मार्स और इस तरह सेटर्न, ये डिफरेंट आपको जो प्लैनेट्स मिलेंगे उनके जो नाम है वो जो रोमन और जो यूनानी उनके देवता थे और उनकी खुदा और खुदाएं थी, ठीक है, उनके नाम पे उन्होंने उनके नाम रखे हुए हैं। बेसिकली इनकी जो नेमिंग है, इनकी क्लासिफिकेशन है वो रोमन पीरियड में हुई है ना, शुरुआत में। ठीक है, और जब कभी कभी पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सब कुछ कहते हैं कि फर्स्टली सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय पोलिश एस्ट्रोनॉमर कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस एक पोलिश पोलैंड के एस्ट्रोनॉमर थे, जो इल्म फल्कियात के माहिर, उन्होंने किया था। लेकिन बाद में फिर जो है कुछ क्रेडिट देते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन और जो अथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें शेयर की थी वो इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, सो हम सवाल अगर आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि कोपरनिकस ने बेसिक इंफॉर्मेशन तो दी थी, लेकिन डिस्कवरी जो साइंटिफिक बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस, इट वाज डन बाय गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ये इटालियन थे और उन्होंने डिस्कवर किया था सोलर सिस्टम को। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लेट्स डिस्कस के डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, साइंस में ये हमने पहले भी टर्म डिस्कस किया था, तो उसमें आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एनीथिंग विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट बट नॉट नोन, व्हेन समबडी कंफर्म्स इट्स प्रेजेंस और फाइंड्स इट, वी कॉल इट डिस्कवरी। ठीक है बेटा, डिस्कवरी ऐसी चीज होती है कि एक चीज मौजूद है लेकिन हमें पता नहीं है। बाद में जब वो कोई उसको ढूंढ लेता है, उसको फाइंड कर लेता है, उसकी प्रेजेंस का साबित कर देता है, तो हम उसको कहते हैं डिस्कवरी। अब डिस्कवरी जैसे डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन हो गई, डिस्कवरी ऑफ क्लोरीन हो गई, अर्थ है, डिस्कवरी ऑफ मार्स है, डिस्कवरी ऑफ ये सोलर सिस्टम है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी, पता नहीं था, जब पता चला तो ये चीज़ मौजूद है। इसी तरह व्हेन एनीथिंग न्यू इज फाउंड, मेड और मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, कोई नई चीज़ बनाई जाए, वी कॉल इट इन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले कुछ भी नहीं था, बाइसिकल बनी, बाद में फिर ये एरोप्लेन्स बने, बाई शिप्स बने। इसी तरह वॉशिंग मशीन का वजूद कभी नहीं था, एक फर्स्ट टाइम वॉशिंग मशीन बनी। इसी तरह टाइपराइटर, कंप्यूटर, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मोबाइल, तो ये फर्स्ट टाइम बनी है। किसी ने उनकी एक प्रॉपर शेप के साथ उनको मैन्युफैक्चर किया, फॉर्म किया, मेड किया,
तो इसको हम कहेंगे कि ये इन्वेंशन है उस बंदे के, जिसने चीज की उसके नाम से क्रेडिट दिया जाता है। मतलब डिस्कवरी का भी क्रेडिट होता है, इन्वेंशन का भी क्रेडिट होता है, लेकिन इन्वेंशन का क्रेडिट ज्यादा होता है कि उसने बनाया भी और दुनिया को बताया। जाहिर है उसका पूरा कंसेप्ट, ये चीज कैसे बनेगी, उसका फिर क्या इस्तेमाल होगा, वो सारे के साथ। लेकिन डिस्कवरी में होता है कि एक चीज ऑलरेडी मौजूद है, उसका पर्पस वाट एवर जो भी था, जो भी कंसेप्ट है, लेकिन किसी को पता नहीं है उनका, वो सिर्फ दुनिया को बताते हैं। तो ऑब्वियसली दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, हम दोनों को साइंस में पढ़ते हैं। काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं जो ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की बात की जाए तो इंसान 1771 में ऑक्सीजन डिस्कवर हुई, उससे पहले भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी दुनिया पे। लोग साइंस जो ऑक्सीजन इनटेक करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती थी, तो ऑक्सीजन मौजूद थी होते इनसाइड, वो इंसान लेते थे, लेकिन पता नहीं था कि ये कौन सी गैस जो है वो सांस लेते हुए ले रहे हैं और कौन सी गैस बाहर जा रही है। तो उनकी डिस्कवरी हुई, लेकिन इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो इसी तरह उनकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। ये हम मैं आपको एक लेक्चर में कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये साइंस की ब्रांचेस और डिस्कवरीज, इन्वेंशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दूंगा, ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला उसमें क्लियर। ठीक है बेटा, तो हमारा जितना ये सोलर सिस्टम है उसका सेंटर जो है, ठीक है, सोलर सिस्टम का सेंटर इज सन। और ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं कि बेसिकली सन जो है वो स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, एक ही स्टार है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसके पास अपनी लाइट है। और साइंटिस्ट बिलीव दैट सन हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम मूविंग क्लाउड ऑफ गैसेस। ठीक है, मूविंग क्लाउड ऑफ गैसेस था जिसको नेबुला कहते थे, विच इज कॉल्ड नेबुला। नेबुला की फिर बर्स्टिंग हुई, उसके बाद सन एंड अदर प्लैनेट्स वर बॉर्न फ्रॉम इट। और उस क्लाउड के बाद जितने भी ये पार्टिकल्स बने, उनको आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स ने ज्वाइंट किया हुआ है, बाउंड टुगेदर उनको रखा हुआ है आपस में। और जो सन है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास एंड वेट, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। इसके गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उनको ये कंट्रोल करता है, उनकी मूवमेंट को। तो सन बेसिकली सेंट्रल सिस्टम में जितने भी सोलर सिस्टम के आर्टिकल्स हैं, बॉडीज हैं, उन सब में ये हैवीएस्ट है। ठीक है, ये बेसिकली बॉल लाइक इसकी स्ट्रक्चर है, और ये बर्निंग गैसेस का बना हुआ है। ठीक है, और जो ज़मीन है उसके करीब करीब जो स्टार की बात की जाए तो सन है। ये इस तरह के बेटा एमसीक्यू पूछे जाते हैं। हेवीएस्ट वाली जैसी चीज़ हो गई सोलर सिस्टम में, हेवीएस्ट हो गया। इसी तरह फिर अर्थ के करीब करीब नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो सन आ जाएगा। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स टू रीच अर्थ। ये सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए अप्रॉक्सीमेट का मतलब है कि 8 मिनट और 20 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट्स, एंड अगर मिनट्स की बात किया जाए 8.25 मिनट्स कहेंगे तो 25, मतलब जो 1 मिनट में जितने भी सेकंड्स होते हैं उसका चौथा हिस्सा समझ लिया जाता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड टू बी प्रिसाइज। अगर सवाल पूछा जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि लाइट जो है सूरज से जमीन तक कितने टाइम में पहुंचती है, तो इट टेक्स 8 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो आप कंफ्यूजन में पॉइंट्स में जाने के बगैर सीधा सीधा आप मिनट्स और सेकंड्स में लिख लें, तो ये आपके लिए क्लेरिफिकेशन हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी चीज। ठीक है बेटा, अब ये रिलेटिव साइजेस ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो उस उनकी रिलेटिव साइज अगर आप देखें कि कौन सा जो प्लैनेट है बड़ा है, कौन सा प्लैनेट जो है वो छोटा है, तो साइज के हिसाब से ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट आपके लिए शेयर की है। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट। ठीक है बेटा, जुपिटर जो है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कि जुपिटर की साइज जो है वो लार्जेस्ट है। उसके बाद फिर सेकंड पे सैटर्न है। उसके बाद फिर यूरेनस है, नेपच्यून है, अर्थ है, वेनस है, मार्स है स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो सातवां ये स्मॉलेस्ट हो गया। अब प्लूटो पहले था, प्लूटो वाज दी पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, और ये इट वाज डिस्कवर्ड इन 1930। ठीक है बेटा, 1930 में ये डिस्कवर हुआ था। इट वाज नोन एज अ प्लेनेट। उसकी जितनी भी क्लासिफिकेशंस थी, डेफिनेशंस थी, वो उस पर डिपेंड पूरा उतरता था। लेकिन बाद में जाहिर है वक्त के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, उसको एनालाइज किया गया, उसकी जो क्लासिफिकेशन को रीड किया गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा गया। तो 2006 में पता चला कि ये प्लेनेट नहीं है, प्लेनेट जैसा ही एक डिफरेंट बॉडी है, ड्वार्फ प्लेनेट है। तो इसको प्लेनेट की डेफिनेशन से हटा दिया गया है, सोलर सिस्टम से उसको निकाल दिया गया। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो प्लोटो थे,
तो प्लूटो कब से लेके कब तक था पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, तो 1930 से लेके 2006 तक, ये आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा, जो प्लैनेट्स हैं उनकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, ठीक है बेटा। तो उनको दो कैटेगरीज में जो है ना डिवाइड किया जा सकता है कि कुछ प्लैनेट्स हैं जिनको हम कहते हैं। अच्छा, ये भी आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूं कि जो सोलर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ना, सोलर सिस्टम, तो ये सन है, तो उससे सोलर सिस्टम, इसको क्यों, इसका नाम किस तरह है, तो लैटिन वर्ड है सोलिस, ठीक है। सन के लिए, सूरज के लिए लैटिन, जैसे हमने पढ़ा ना कि लैटिन और ग्रीक जो है उन्होंने नाम दिए हैं इन सारे सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स उनको। तो लैटिन वर्ड है सोलिस सन के लिए। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सन, मतलब उसको हम सोलर कहते हैं ना। तो इसीलिए जो सिस्टम है पूरा, तो जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं यूनिवर्स के, वो सन के अराउंड ही ऑर्बिट करते हैं, तो इसीलिए फिर हम कहते हैं सोलर सिस्टम। मीन्स सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स विच ऑर्बिट अराउंड द सन। तो सन हो गया सेंटर में, सोलर रिलेटेड टू सन है, तो सारे इन चीजों को मिला के हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो ये दो टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स ऑफ, एक है टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जो अर्थ लाइक हैं, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड बॉडी है, ठीक है, उनकी सॉलिड बॉडी है। और जो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। और जो जुपिटर लाइक हैं, जो जुपिटर की जैसे हैं प्लैनेट्स, वो कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आगे चल के मैं इनकी थोड़ा सा ब्रीफ आपको क्लासिफिकेशन दे देता हूँ कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो कौन से हैं। चार इनर प्लैनेट्स वो हैं टेरेस्ट्रियल, ये नाम मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में मेंशन कर दिए हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। इनको इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये इसी तरह के सवाल बेटा एमसीक्यू इस तरह से, इनर प्लैनेट्स कितने हैं, चार, आउटर भी जाहिर है चार हो जाएंगे, फिर कौन कौन से हैं, या ऐसा पूछा सवाल जो पूछा जा सके, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनको और क्या कहा जाता है, इनर, आउटर। तो इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हैं कि भाई टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर आल्सो कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। तो उसमें भी यस और नो, आपको जब आपके पास नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप कह सकते हैं। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है ना, इनकी जो साइज है वो तकरीबन छोटी है, साइज मतलब स्मॉल इन साइज एंड मास। जाहिर है साइज छोटा होगा तो उनका मास, उनका वजन जो है वो भी कम होगा, ठीक है। उन चारों में अर्थ जो है सबसे बड़ा है, बड़ी है, और चार प्लैनेट्स में जो इनर प्लैनेट्स हैं, उनके बाद बकिया जो तीन प्लैनेट्स हैं वो अर्थ से साइज के हिसाब से या मास के हिसाब से छोटे हैं, ठीक है। और इनका जो सरफेस है वो सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड चीजों से बने हुए हैं। सॉलिड चीज की बनने की वजह से फिर जाहिर है इनकी मास थोड़ी सी ज्यादा होती है, गैस में हो तो फिर उनकी मास कम होती है। सरफेस ऑफ वेनस कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स डेंस क्लाउड कवर। उसके ऊपर क्लाउड कवर होता है, इस वजह से सरफेस वेनस का जो है ना वो अर्थ से नजर नहीं आता, बकिया प्लैनेट्स यहाँ से नजर आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह फिर जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास है जोवियन प्लैनेट्स की, तो जोवियन प्लैनेट्स जो है वो लार्जर इन मास एंड साइज देन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनकी जो साइज है वो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनसे ज्यादा है। ये भी आपने साइंस का एक बेसिक उसूल है, आपने पढ़ा होगा कि एक जो मादे की तीन हालतें हैं, ठीक है बेटा, उसमें आपके सॉलिड है, गैस है एंड लिक्विड है। तो जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में जो स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। बिल्कुल करीब होने की वजह से क्या होता है, वो स्पेस कम लेते हैं, ठीक है, वो सिकुड़े हुए होते हैं आपस में, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होते हैं। लेकिन फिर जब गैसेस की बात की जाए तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत कम होती है, ठीक है। इस वजह से फिर क्या होते हैं, दे आर डेंसली, जो एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है, मतलब उनकी जो लोकेशन होती है एक दूसरे से, दे आर लोकेटेड फार अवे, एक दूसरे से दूर दूर होने की वजह से फिर क्या करते हैं कि वो ज्यादा स्पेस लेते हैं, ज्यादा जगह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में अगर हम ये 10 किलो का सिलेंडर है, उसमें अगर 1 kg जो है ना वो गैस डाल दी जाए, तो क्या वो नीचे वाले एक पोर्शन में रहेगी या ऊपर वाले पोर्शन में? नहीं, वो 1 किलो गैस भी पूरे 10 kg के सिलेंडर में फैल जाएगी। इसी तरह 20 kg का या 100 kg का सिलेंडर भी हमारे पास हो, उसमें अगर हमें 1 kg जो लिक्विड डालेंगे या कोई गैस डालेंगे, तो वो लिक्विड तो नहीं, गैस डालेंगे तो वो फिर फैल जाएगी। तो यहाँ से अभी आपको थोड़ा सा पता चलता है कि जब कोई चीज गैसेस चीजों से बनी हुई होती है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर होने की वजह से फिर ऑब्वियसली दे हैव लार्जर साइज।
इनकी जो एवरेज डेंसिटी है वो कम होती है, ठीक है। और उसके बाद उनके रिंग्स होते हैं, सैटर्न के अलावा जितने भी जोवियन प्लैनेट्स हैं उनके रिंग्स हैं, और गैसेस से बने हुए उनका सॉलिड सरफेस नहीं होता, इसलिए फिर वो अगर वो पानी में उनको रखा जाए तो वो फ्लोट भी करते हैं, मतलब एक जगह पे वो टिक नहीं सकते। ठीक है, इनकी जो दो कैटेगरीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि स्मॉल एंड रॉकी प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स हैं और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। इसी तरह जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैस जायंट्स हैं और उनको हम कहते हैं कि दीज आर जोवियन प्लैनेट्स। तो ये दो कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन है, ये आपने याद रख लेना है कि स्मॉल रॉक टाइप मतलब सख्त या सॉलिड मटेरियल से बनी हुई इनर प्लैनेट्स हैं जिसमें अर्थ भी हमारी आ जाती है। इसी तरह जो फिर गैस जायंट्स हैं वो आउटर प्लैनेट्स हैं। तो आप इनको इन दोनों कैटेगरी से हिसाब से याद रख सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने नाम मेंशन कर दिए हैं। दीज आर इनर प्लैनेट्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट्स हैं। तो आप इनकी कोई भी बना लें, सीक्वेंस बना लें जो आपको याद रहे, ठीक है। VEMM बना लें या MEVM, मतलब जिस तरह भी आपको आसानी से याद हो सके ना इनके फर्स्ट लेटर। जब आप फर्स्ट लेटर बना लेंगे ना तो फिर आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये भी देखिए आपकी सहूलत हो गई कि ये मार्स एंड मरकरी दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। अगर M वाला एक यहाँ पे होता है, M वाला एक यहाँ पे होता तो फिर परेशानी होती है कि कौन सा इधर था या कौन सा उधर, फिर कंफ्यूजन हो जाती, परेशानी होती है। यहाँ पे आप एक इनर प्लैनेट्स की एक सीक्वेंस बना ले 4 लेटर्स की, फिर इसी तरह आउटर प्लैनेट्स की एक 4 की जो है ना लेटर बना लें, सॉरी जो तरतीब बना लें, ठीक है। ये आपकी एक सेटअप बन जाएगा, तो फिर आपको आसानी से याद रहेंगी। ठीक है बेटा, तो हम थोड़ा सा इनर प्लैनेट्स की क्या क्या खुसूसियात हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये रॉक और जो मेटेलिक सरफेसेस की बनी हुई हैं, जाहिर है सॉलिड चीज़ है तो उस वजह से हैवी भी हैं, और हैवी होने की वजह से फिर उनकी मूवमेंट स्लो। देखें ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक रॉक सॉलिड सरफेस बना हुआ है, सॉलिड होने की वजह से ये हैवी है, हैवी होने की वजह से फिर उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है स्पेस में, ठीक है। जाहिर है मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो फिर उनका जो पूरा एक चक्कर होगा, राउंड होगा, वो भी ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा सा आप एक दूसरे थोड़ा सा आप इनको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ेंगे ना, आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चीजें याद रखना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। इनकी कोई रिंग्स भी नहीं है, इनके कोई जो मून्स भी थोड़े से हैं, कम होते हैं, और उनका जो डायमीटर है वो भी 13,000 किलोमीटर से कम है। जाहिर है जो मैंने पढ़ा बताया आपको ना कि सॉलिड सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, इस वजह से फिर उनकी ओवरऑल जो है वो डायमीटर भी कम होता है, वो साइज कम होती है तो डायमीटर भी कम होगा। तो हम थोड़ा सा ब्रीफली इनको डिस्कस कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। थोड़ा सा आपको हमने शुरू में बताया भी था कि अर्थ को हम पढ़ेंगे, सन को भी पढ़ेंगे, तो सन को हमने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लिया। आगे हम अर्थ को डिस्कस करते हैं कि जितने भी प्लेनेट्स हैं उनमें अर्थ वाहिद प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ को सपोर्ट मिलती है, मतलब एनिमल लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जिस्टेंस करना, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान को या ह्यूमंस को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसकी भी वजूद है, खाना चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो भी उनका भी वजूद है, तो इस पानी चाहिए, पानी का भी वजूद है। तो बकिया प्लेनेट्स पे थोड़ा सा इस तरह का नहीं है कि जैसे जिस तरह बेहतरीन तरीके से लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है अर्थ पे, दूसरी जगहों पे कर सके। अर्थ के मून्स कितने हैं? एक है। ये सवाल बेटा पूछा जाता है, ये आप याद रख लें कि मून का सवाल पूछा जाता है, हर प्लेनेट के कितने मून्स हैं ये सवाल पूछा जाएगा। इसी तरह फिर उनकी जो रोटेशन है, ठीक है, तो रोटेशन, अर्थ की रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होती है? अर्थ की रोटेशन 23 घंटे और 56 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम नॉर्मल एक दिन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो आपने नोट करना है। ठीक है, और ये जो रोटेशन होती है अर्थ की अपने एक्सिस के अराउंड होती है, ठीक है। तो अपने एक्सिस के अराउंड जो इसकी रोटेशन होती है तो ये एक दिन में कंप्लीट होती है, जिसको एक ये कंप्लीट करता है एक अपना रोटेशन, तो एक दिन करार दिया जाता है। और दिन का टाइम कितना लगता है? 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स, ठीक है बेटा। इसी तरह फिर दूसरी कैटेगरी होती है रिवोल्यूशन की, ठीक है। तो रिवोल्यूशन जो है वो अपने सेंटर के जो महवर के गिर्द, ठीक है बेटा। तो उसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? 365 डेज, एक अर्थ का साल जिसको बोलते हैं, 1 ईयर रिवोल्यूशन, 1 ईयर 365 डेज का होता है, ठीक है। और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जमीन का जितना भी 71% जो सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है, बकिया 29% जो है वो
वो हमारी वाटर है हमारे पास। फिर वाटर में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें फिर ये जो बर्फ़ के क्लाउड्स हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर बकिया समंदर हैं और लेक्स हैं, झीलें हैं, ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है। तो ये अर्थ का, और जो अगर हम डिस्टेंस की बात की जाए तो ये डिस्टेंस बेसिकली हम मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ठीक है बेटा, यो 1 AU, AU क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इट्स यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जमीन और सूरज के दरमियान जितना डिस्टेंस है, तो उसको हम कहते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब भी हम लेते हैं ना, ये डिस्टेंस का या लेंथ का, तो ये इसका जो कंसेप्ट है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज या मीन डिस्टेंस के लिए लिया जाता है। नॉर्मली तो हम मीटर्स लेते हैं, किलोमीटर्स लेते हैं, ठीक है। तो जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात हम करें तो वो एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं या फिर मीन डिस्टेंस की बात करते हैं। तो 150 मिलियन किलोमीटर्स इज द एक्चुअल मीन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, वो थोड़ा सा वेरी करता है। जमीन की आप ये शेप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये एक टाइप की शेप है ना, तो इसकी वजह से फिर थोड़ा सा ये डिस्टेंस मेयर करता है। जब ये अपना इनका चक्कर लगा रहे होते हैं, गिर्द घूम रहे होते हैं, तो कभी ये सन से थोड़ा सा ज्यादा फासले पे होते हैं, कभी सन से ये करीब होते हैं। तो ये 150 मिलियन किलोमीटर से ये एवरेज है, इसीलिए हम इसको मेजर कर 8 मिनट, जितना टाइम एक सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में, 8 मिनट 20 सेकंड। इसी तरह फिर हमारे पास दूसरा प्लेनेट है मरकरी। मरकरी का रिवॉल्यूशन पीरियड 88 डेज। ये सवाल बेटा पूछे जाते हैं, रिवॉल्यूशन पीरियड, रोटेशन पीरियड याद रखने हैं आपने, ठीक है बेटा। इसी तरह इसकी जो हैज 1000 डिग्री टेम्परेचर स्विंग्स फ्रॉम डे टू नाइट बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू ट्रैप हीट। ठीक है, दिन को और रात को उनका जो टेम्परेचर में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आता है। इसी तरह उनके मून्स कितने हैं? 0। ये सवाल पूछा जाता है, मून्स, मरकरी के मून्स 0। ठीक है, इनकी साइज कंपैरिजन के हिसाब से थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि अर्थ के साइज का 1/3 है ये, तकरीबन तीन, अर्थ जो है इसे 3 गुना साइज में बड़ी है। ठीक है, फास्टेस्ट ऑर्बिटिंग प्लेनेट है ये। ठीक है, ये अपना जो अपने ऑर्बिट के गिर्द चक्कर तेजी से पूरा कर लेता है। प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, सन के करीब करीब प्लेनेट कौन सा है? ये चीजें एमसीक्यूज बेटा, इन्हीं से जो मैंने हाईलाइट किया, इन्हीं से एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, अबाउट 1/3 अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, जमीन का जितना है उसका 1/3 तकरीबन हो जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट था, ये 0.39, तकरीबन 1/3। ठीक है बेटा, इस तरह वेनस, ठीक है, इसकी जो रिट्रोग्रेड रोटेशन है उल्टी है। सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। जमीन के हिसाब से उलट है इनका ना, कि हमारे यहाँ सन जो है ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है। तो वेनस पे इसका ये सिस्टम उल्टा है। ठीक है बेटा, और इसका जो मैक्सिमम सरफेस है वो जब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फिर टेम्परेचर के स्केल्स हैं, ये भी हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे आपको ब्रीफ, क्योंकि आज हमारे पास टाइम इतना है कि मैं दूसरी चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा। कोशिश करते हैं कि सोलर सिस्टम को आज ही एक ही दिन में वाइंड अप कर, जब हम एटमॉस्फेयर वगैरह को डिस्कस करेंगे ना, उसमें फिर आपको मैं ये भी बता दूंगा, टेम्परेचर के स्केल्स में नोट कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, इस तरह वेनस के भी मून्स कोई नहीं है, और इट टेक्स टू 225 डेज टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट। ठीक है बेटा, इसी तरह इसकी साइज तकरीबन जमीन जितनी है एंगस्ट्रॉम यूनिट से, यहाँ से आपको पता चल जाता है। मास, ठीक है, मास का कलर रेड है। ये सवाल पूछा गया है, ये एमसीक्यूज में, ये पिछले बार पूछा गया है सवाल कि मास का जो कलर है वो रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड और रस्ट इन इट्स सॉइल। उसकी जो जमीन है उस पे आयरन ऑक्साइड की मिकदार, तादाद, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस वजह से, और रस्ट भी होता है उसमें, ज़ाहिर है आयरन है तो वहाँ पे रस्ट भी होता है। इस वजह से इसका जो कलर है बाहर से, इट अपीयर्स लाइक रेड। ये सवाल बेटा याद रख लें एमसीक्यू। ये इसमें जो आयरन का ओर है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, डिफरेंट ओर्स हैं, तो ये मेटेलिक सरफेस की वजह से वो रस्ट भी वहाँ पे हो सकती है, तो इस वजह से ये रेड नज़र आता है। ठीक है बेटा, और इस तरह उसके मास के कितने मून्स हैं? मास के जो है वो 2 मून्स हैं। ठीक है, और जमीन के जैसे 1 साल है, तो ये 2 साल लेते हैं और उसका अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में। ठीक है, ये जमीन के तकरीबन आधी साइज का है, और ये इट टेक्स 1.5 टाइम्स एज फार एज फ्रॉम द सन एज अर्थ। इसकी जो डिस्टेंस है
वो जमीन से तकरीबन 1.5 गुना है। जैसे जमीन का जितना है वो सन से उतना 1.5 गुना है इसका। ठीक है बेटा, तो ये जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास है गैस जायंट्स वाली, जिसको हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, तो वो गैसेस के बने हुए हैं। ठीक है, और गैसेस कौन कौन सी, ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि भाई अगर ये प्लैनेट्स गैसेस के बने हुए हैं तो उसमें मेजर पार्ट गैसेस का कौन सा है, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो गैसेस हैं जिनसे बनी हुई है। ठीक है बेटा, जैसे सूरज है उसमें भी हीलियम बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह फिर हमारे पास जो ये लाइट है साइज में, ठीक है, गैस की होने की वजह से ज़ाहिर सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं उनकी साइज, उनकी जो उनका वजन जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह ये देखें, जब ये क्लियर होगी ना चीज़ कि जब लाइट है तो मूव क्विकली, ये स्पेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं। तो वजन कम होने की वजह से, साइज छोटी होने की वजह से उनकी मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, मूवमेंट तेज होती है, तो इस वजह से फिर अपने वो दिन कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी। इनकी गिर्द चौधारी जो है ना वो रिंग्स होती हैं। ठीक है, और उनके फिर जो सॉलिड सरफेसेस वाले जो हमारे प्लेनेट्स है उनके मुकाबले में इनके मून्स ज्यादा होते हैं। वहां पे तो देखें आपने 0 0 यहाँ एक मून था, यहाँ पे देखेंगे दे हैव डायमीटर ऑफ 49,000 किलोमीटर आर ग्रेटर, इससे ज्यादा है। अब अगर आप इनका डायमीटर, फिर हर एक का डिस्टेंस, ये सारी चीजें याद रखना चाहें तो इट्स अप टू यू, ये रखें आप। वरना कम से कम इनके मून्स कितने हैं, इनका रोटेशन पीरियड, इनका रिवोल्यूशन पीरियड, और फिर उनकी कंपोजिशन या उनकी साइज के हिसाब से कि वो कौन से नंबर पे आते हैं, ये चीजें आपने जरूर याद रखनी है बेटा। जुपिटर इज द लार्जेस्ट, ठीक है, मोस्ट मैसिव प्लेनेट। जितने भी जोवियन हैं, जोवियन प्लेनेट्स में भी और टोटल प्लेनेट्स में भी लार्जेस्ट है। पहली वाली साइड में हमने देखा ना, जुपिटर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा प्लेनेट। इट टेक्स अबाउट 12 ईयर्स टू ऑर्बिट द सन, सन के ऑर्बिट करने में ये 12 साल इसके लगते हैं। इस तरह 9 घंटे 54 मिनट में इनका एक दिन होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है। इस तरह जुपिटर के 53 कंफर्म्ड मून्स है। अच्छा, यहाँ पे टोटल मून्स आपको कहीं पे आप देखते हैं ना तो 79 मून्स आपको टोटल में मिलेंगे बुक्स वगैरह में भी, लेकिन इनकी जो कंफर्म्ड मून्स हैं वो 53 हैं। तो अगर आपको ऑप्शन आ जाए और सवाल को आप जब इस तरह का जुपिटर के मून्स के हवाले से आए तो सवाल को थोड़ा सा आप गौर से पढ़ेंगे कि वो टोटल मून्स का पूछ रहा है या कंफर्म मून्स का पूछ रहा है। तो कंफर्म मून है 53। तो अगर आपको 53 का ऑप्शन वहां पे अवेलेबल हो तो पहले आपने ये टिक करना है। अगर उसके बाद अगर 53 का नंबर आपको नहीं मिलता तो 79 वाला जो ऑप्शन है कि टोटल मून्स, इसके जो रिपोर्टेड मून्स हैं इतने हैं लेकिन कंफर्म जो है 53। ऑब्वियसली रिसर्च ऑनगोइंग है, तो ये जैसे जैसे इनकी मून्स की क्वांटिटी कंफर्म होती जाती है तो ये अपडेट किए जाते हैं। आप 10 साल पहले के बुक्स लिखें देखेंगे ना तो उसमें आपको ये नंबर्स डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है बेटा, और इट्स अबाउट 11 टाइम्स लार्जर देन अर्थ, जमीन से ये 11 गुना ज्यादा है। इट अबाउट इज अबाउट 5 टाइम्स फार्दर फ्रॉम द सन देन अर्थ। जमीन का 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये 5.19 एंगस्ट्रॉम यूनिट, समझ लेंगे 5 गुना जमीन से ज्यादा दूर है ये समुद्र सन से। ठीक है बेटा, इस तरह फिर हमारे पास ये एक और प्लेनेट है, ठीक है, सैटर्न। इट हैज मेनी रिंग्स मेड अप ऑफ आइस दैट एक्सटेंड अबाउट 260,000 माइल्स फ्रॉम द सरफेस बट आर लेस देन 1 माइल थिक। इनकी रिंग्स होती हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं कितना डिस्टेंस ये वो, ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है बेटा, इस तरह सैटर्न के कितने 53 कंफर्म्ड मून्स हैं, ये यहाँ पे भी नोट कर लें। पिछले के भी 53 थे, इसके भी। सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, जुपिटर के बाद सैटर्न जो है सेकंड लार्जेस्ट हैं। टोटल 82 मून्स हैं लेकिन कंफर्म 53 हैं। इट टेक्स अबाउट 30 ईयर्स टू ऑर्बिट द सन, सन के गिर्द एक चक्कर लगाते हैं 30 साल में। जमीन से तकरीबन ये 10 गुना ज्यादा बड़ा है। नियरली 10 टाइम्स फार्दर फ्रॉम द सन, ठीक है, जमीन से तकरीबन 9.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है वो दूर है, डिस्टेंस है ये इसका। इस तरह यूरेनस यूरेनस के 27 मून्स हैं और एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 84 ईयर्स लगते हैं। इसी तरह जो जमीन से 4 गुना बड़ा है, और उसका अगर डिस्टेंस की बात की जाए कि सूरज से ये कितना दूर है, जमीन से और सूरज से, जैसे जमीन सूरज से जितना दूर है उस हिसाब से इनका और सूरज का फासला जो है 19 गुना ज्यादा है जमीन वाले फासले से मुकाबले में। मतलब काफी ज्यादा दूर है ये, बहुत ज्यादा, ये समझ लें कि दूरी पे वाक़ है। इस तरह बेटा नेपच्यून है, उसका ऑर्बिट 165 ईयर्स में कंप्लीट होता है, उसके 14 मून्स होते हैं और ये तकरीबन समझ लें कि ज़मीन से 4 गुना या 3.8 टाइम्स लार्जर है। इसी तरह फिर जो इसका डिस्टेंस है 30 टाइम्स दूर है ये ज़मीन के मुकाबले में सूरज से।
ठीक बेटा, तो ये डिफरेंट आपके पास मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दी हैं चीजें। आप अगर इनको पढ़ना चाहेंगे, पढ़ेंगे, तो इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कि भाई कौन सा प्लेनेट जो है जमीन सूरज के सबसे करीब है, कौन सा प्लेनेट जो है सूरज से ज्यादा दूर है, कौन सा प्लेनेट जो है आपस में बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये पूछा जाए आपसे कि सोलर सिस्टम के जितने भी प्लेनेट्स हैं उनमें जो शार्टेस्ट रिवोल्यूशन किसका है, तो शार्टेस्ट रिवोल्यूशन जब आप एक टेबल बना लें, कंपेरिजन कर लें, तो मरकरी का आपको जो है वो शार्टेस्ट टाइम पीरियड है उसका। ठीक है, क्यों कि वो सन के ज्यादा करीब है, इस वजह से उसको सन के गिर्द घूमने में टाइम कम लगता है। ठीक है बेटा, इस तरह फिर जो जोवियन प्लैनेट्स, तो ये अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर आपको 4 प्लैनेट्स के नाम दिए जाएं कि मार्स, अर्थ, वेनस, यूरेनस ये हैं, तो आप बताएं कि इनमें से कौन से प्लैनेट जो है वो जोवियन प्लैनेट है। तो आप ये आसानी से ढूंढ सकते हैं कि मार्स, अर्थ, वेनस ये, और जो मार्स, वेनस, अर्थ और जो मरकरी है, ये तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। तो जोवियन प्लैनेट में यूरेनस बन जाता है, यूरेनस, सैटर्न, ठीक है, जुपिटर। तो ये इस तरह यहाँ से फिर आप वेनस ये ढूंढ सकते हैं आसानी से। इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। फिर इनकी जो रिवोल्यूशन या रोटेशन पीरियड है उनके हिसाब से सवाल पूछा जा सकता है। फिर इस तरह डेनिसिटी का भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा प्लेनेट है जिसकी डेनिसिटी ज्यादा है। तो जाहिर है जो सॉलिड प्लेनेट्स हैं हमारे पास, अर्थ है और जो मार्स है, और जो जो मरकरी है, तो इनमें से फिर ये सवाल पूछा जाएगा भाई ये कौन से प्लेनेट में से जो डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो इसमें अर्थ की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि जितने भी पढ़े हमने कि 4 प्लेनेट्स टेरेस्ट्रियल, उनमें अर्थ सबसे बड़ा था। इस वजह से ऑब्वियसली उसकी साइज ज्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी भी ज्यादा हुई। तो इस तरह के डिफरेंट सवालात हैं, पूछे जा सकते हैं। आप एक टेबल बना लें। मैं कोशिश करूंगा कि टेबल जो है ना, मैं इन स्लाइड्स में आखिर में आपके लिए एक बना के शेयर कर देता हूं, ताकि आपकी आसानी से, बजाय कि आप इतनी सारी चीज़ों में इधर उधर ढूंढते रहें चीज़ें, एक ही जगह पे आपको कंफर्म हो जाएगा। वहां पे फिर आप अपने साइड में उनके नोट्स भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई इनकी कंपैरिजन के हिसाब से कि कौन सा प्लेनेट सबसे दूर है, कौन से प्लेनेट की रोटेशन कम है, किसका ज्यादा है, या फिर उसका जो ऑर्बिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है, सबसे कम किसको लगता है। मून्स के हिसाब से सबसे कम मून्स किसके हैं, सबसे ज्यादा मून्स किसके हैं, कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा ज्यादा डेंस है, कौन सा ज्यादा दूर है, कौन सा ज्यादा करीब है। तो इस तरह के सवालात बेटा जरूर फोकस करें, सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, कल जो कल वाला लेक्चर होगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि आपका इसका टेस्ट ले लूंगा 10 से 15, क्योंकि 5 MCQs में कोई रिस्पांस दे पाता है, कोई नहीं पाता है। तो कल वाला जो लेक्चर होगा, हम एग्जैक्ट 8:30 बजे में आपको टेस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। आपके पास 15 मिनट होंगे, 10 या 15 सवाल जितने होंगे आप वो अपना सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर मैं 8:40 पे जैसे आऊँगा, तो 5 मिनट आपका स्कोर और से रिलेटेड आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप जो चीज़ डिस्कस करना चाहें तो बेशक मतलब कल संडे है, अगर कल की क्लास होती है नहीं होती वो सर आपको बताएंगे, कंफर्म करेंगे। कल नहीं तो मतलब नेक्स्ट डे, मेरा मतलब कहने का ये कि नेक्स्ट डे जो भी होगा, कल है तो ठीक, वरना परसों। पहले मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चंस का 8:30 बजे में टेस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा, आपने वो टेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर 8:45 पे मैं आ जाऊंगा, 5 मिनट आपका रिजल्ट और चीज रिलेटेड चीजें हैं वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है बेटा, ये इसमें कुछ और टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए, आप उनको अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जाहिर है हमने बात की कि ये जो प्लैनेट्स हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, विच अट्रैक्ट्स बिटवीन मैटर के जितने भी, मतलब मादे के जितने भी बॉडीज होते हैं, जितने भी चीजें हैं अर्थ के अंदर, जितनी भी चीजें हैं, अ फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर, उनको एक दूसरे की तरफ खींचती है। ठीक है बेटा, तो ये ग्रेविटी की डेफिनेशन आ जाती है। फिर इसका 9.82 आपको वैल्यू भी मिलेगा, तो आप अगर वो देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो भी आपको मिलेगी। अर्थ की जो ग्रेविटी है 9.8, ये देखें। फिर आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन का, कि इस दुनिया के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा होता है। फिर उस पर कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं, उनके फिर मासेस की बात की जाएगी, मास एक ऑब्जेक्ट का दूसरे। तो अगर आप पूरे लॉज पढ़ना चाहें, ठीक है, फिर इसी तरह न्यूटन के 3 लॉज हैं, आप उनको भी एडिशनली देख लें। ठीक है, वो क्या कहते हैं, तो वो भी बड़े आसान है। वो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह एक इनर्शिया की कंडीशन आती है। इनर्शिया की कंडीशन क्या है कि जो बॉडी जिस जिस कंडीशन में है उसी में
रखना चाहेगा, अपनी वो चीज़ बरकरार रखना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, तो वो अगर रेस्ट में है तो वो कोशिश करेगा कि वो रेस्ट में ही रहे। एक बॉडी है, वो अगर मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो वो कोशिश करेगा कि अपनी मूवमेंट कंटिन्यू रखे। सो टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की सलाहियत होती है उसकी कि वो कोशिश करे कि या तो रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में रहे, मूवमेंट में तो मूवमेंट ही रहे। लेकिन अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ज़ाहिर इफेक्ट करेगी, एक्ट करेगी, तो वो उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करेगा। नहीं कर पाया तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो इनर्शिया खत्म हो जाएगी। असर फॉर एग्जाम्पल उसकी जितनी भी एक अपनी कुवत है, उस पर अगर उस कुवत से ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो वो रेस्ट में होगा तो मूव करना शुरू हो जाएगा। एक चीज मूव कर रही है एक स्पीड के साथ, लेकिन उससे ज्यादा कुवत वाली कोई चीज उस पर अफेक्ट करेगी तो उसकी मूवमेंट खत्म भी हो सकती है। तो इनर्शिया एक कंडीशन का नाम है कि हर चीज, हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि अपनी हालत में बरकरार रहे। मूवमेंट में है तो मूवमेंट में, और रेस्ट में है तो रेस्ट में। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स करेगी रिएक्ट, तो फिर उसके हिसाब से वो, अगर वो ज्यादा हो गई तो उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये क्लियर आपके लिए थोड़ा सा देख लिया है, कर दिया है कि इनर्शिया और ग्रेविटी किस तरह काम करती है। इसको आप स्लाइड्स को देख लीजिएगा। ठीक है बेटा। इसी तरह ये डेफिनेशंस आपको आपने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया, पीरियड ऑफ रोटेशन और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। हो सकता है वहाँ से समझ में आए ना आए, तो एग्जैक्ट कुछ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं ना कि वो चाहते हैं कि सर हमें रोटेशन है तो उसका दो लफ्ज में पता चल जाए कि है क्या, हम याद कर लेंगे तो फिर समझ जाएंगे। कुछ चीज़ें याद नहीं होती तो समझ में भी नहीं आती। तो पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, दैट एन ऑब्जेक्ट टेक्स टू रोटेट वंस। ये अपना एक महवर के गिर्द एक चक्कर लगाना, उसका वो एक दिन हो गया रोटेशन। इसी तरह फिर रिवॉल्यूशन क्या है? टाइम टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब जितने भी हमारे पास प्लेनेट्स हैं वो सन के गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो उनका ये रिवॉल्यूशन हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं जमीन के हिसाब से 1 साल। फिर बकिया प्लेनेट्स को कितना लगता है, फिर उस हिसाब से हम कहते हैं, अगर वो जितना जमीन को टाइम लगता है, अगर एक प्लेनेट का उससे डबल लगता है तो हम कहेंगे वो 2 साल। अगर उसको 10 गुना लगता है तो हम कहेंगे 10 साल। अगर वो उनको डिस्टेंस जो है ना, जमीन का 1 साल है, उनको 20 साल लगते हैं तो हम 20 साल। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में हमने ये देखा ना कि इट टेक्स 165 ईयर्स, ये 84 ईयर्स, तो ये 84 गुना हो गया। इसी तरह ये यूरेनस का और इस तरह नेपच्यून का 165 ईयर्स हो गया। तो ये जमीन के मुकाबले में इतना टाइम ज्यादा लेते हैं। तो ये डेफिनेशंस मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दी हैं। इसी तरह छोटे दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेराइट्स हैं, मीटियोर्स हैं, मीटेराइट्स हैं। तो इनकी अगर आप स्पेसिफिक डेफिनेशंस वगैरह पढ़ना चाहें तो आप वो उनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। कॉमेट बेसिकली क्या होता है? स्मॉल बॉडी होता है, और वो एक छोटा सा एक समझ लें कि एक प्लेनेट टाइप, प्लेनेट तो बहुत चीज़ बड़ी हो जाती है, तो एक छोटा बॉडी है। ठीक है। एक चीज़ है, समझ लें कि वो क्या बनी हुई, किस चीज़ से बनी है? डस्ट, रॉक, गैस एंड आइस, ये चारों चीज़ें मिला के फिर इस तरह कॉमेट्स देखें। ये यहाँ पे मैंने आपको ये थोड़ा सा जो इसकी इमेज मैंने यहाँ पे दी हुई है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि एक छोटा सा बॉडी है जो डस्ट से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है, गैस एंड डिफरेंट चीज़ें। ये जितने भी क्लाउड्स वगैरह हैं उनकी बस्टिंग होती रहती है, फिर ये रीशेप होते रहते हैं, फिर ये टूट जाते हैं, या फिर दो चार चीज़ें मिलकर आपस में कोई नई चीज़ बन जाती है। ठीक है। दे आर काइंड ऑफ लाइक अ डर्टी स्नोबॉल। ठीक है। एक स्नोबॉल की तरह उनकी शक्ल है। कॉमेट्स कम फ्रॉम फार अवे रीजन्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम बियॉन्ड द प्लैनेट्स। या फिर कोई प्लैनेट्स वगैरह होते हैं वो टूट रहे होते हैं, कोई स्टार्स होते हैं वो टूट रहे होते हैं, तो फिर उनसे दूसरी चीजें छोटी छोटी बन जाती हैं। इसी तरह एस्टेरॉइड क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स आर लार्ज पीसेस ऑफ स्पेस रॉक्स विद इरेगुलर शेप्स। ठीक है। एस्टेरॉइड्स जो है वो इरेगुलर शेप के जो पहाड़ होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो आप इसको भी देख लें। ये दे आर आल्सो नोन एज प्लेनेटॉइड्स और माइनर प्लेनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है। तो एस्टेरॉइड क्या होते हैं? छोटे प्लेनेट्स होते हैं, माइनर प्लेनेट्स, या फिर इनको प्लेनेटॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, तो ये सेम नेम हो जाता है। इसी तरह आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहें तो आप अपना गैलेक्सी का पढ़ लें। ठीक है। गैलेक्सी क्या है? इसी तरह फिर जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, फिर जो गैलेक्सीज होती हैं उनके डिफरेंट काइंड्स होती हैं। ठीक है। इलिप्टिकल होते हैं, कुछ स्पायरल होते हैं, कुछ इरेगुलर शेप की होती हैं। तो ये पिछले इम्तिहानों में सवाल पूछा गया है कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, वो स्पायरल है या उसकी शेप कौन सी है? ये सवाल प्रीवियसली पूछा गया है। तो आप अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ना वो पढ़ना चाहें कि गैलेक्सी, फिर उनकी शेप्स,
तो आप ये पढ़ सकते हैं। मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनसे एक आध सवाल ही पूछा जाता है। ये बेसिकली जो हमारे प्लैनेट्स के अंदर जितने भी स्टार्स वगैरह होते हैं ना, फिर ये गैस डस्ट सारी चीज़ें आपस में मिल के फिर गैलेक्सी बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, और मिल्की वे गैलेक्सी की जब हम बात की जाए तो उनकी शेप स्पाइरल है। मतलब ये गोल वगैरह नहीं है, ठीक है, तो स्पाइरल शेप है। तो ये सवाल, ये चीज़ आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास नोट कर लें, इससे सवाल हो सकता है। अगर आप इनकी फिर ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना चाहें तो इट्स अप टू यू, आप बेशक पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मीटेराइट्स, मीटियोर्स और मीटेराइट्स वगैरह की मैंने थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट कर दिया। आप इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो मीटियोर्स होते हैं उनको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशंस आपके सिर्फ समझने के लिए हैं, ये याद करने की इतना जरूरत नहीं है कि इनसे आप सवाल आएंगे। ये डेफिनेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब आप ये चीज़ समझ लेंगे उसके बाद फिर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। और सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, उनकी जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनकी एक टेबल जो है मैं ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको कंपैरेटिव स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है बेटा, और सर आप बताएं कि कल इनकी क्लास होगी। सर आर यू देयर? चले बेटा, शायद सर अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं सर से कंफर्म करके आपको सर आपको ग्रुप में बता देंगे कि कल आपकी क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर कल संडे है तो अगर आपकी क्लास नहीं होती तो फिर हम जैसे ही मंडे पे क्लास होगी तो उसमें 8:30 बजे आप लोगों ने ऑनलाइन हो जाना है। 10-15 मिनट आपका टेस्ट होगा, उसके बाद फिर हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। तो यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ।